नमस्कार दोस्तों, सुबह के 8 बजे हैं और मैं अनूप श्रीवास्तव आपसे जुड़ चुका हूं आपके अपने चैनल यूपी न्यूज़ 9 पर। और उम्मीद करता हूं कि आप भी हमसे जुड़ चुके होंगे और या जुड़ने वाले होंगे। सुबह की पहली चाय भी आपने पी ली होगी या पी रहे होंगे, जैसे मैं पी रहा हूं। तो स्वागत है आपका, वंदन है आपका। शुरू करते हैं आज की बात, भोर की बात, अपनी बात, आपकी बात, हमारी बात, सबकी बात। तो एक बड़ा वो हमको लग रहा है खबर दिल्ली से है। सोचता हूँ कि सबसे पहले मैं आपके साथ इसको शेयर कर लूँ। और ये खबर है कि शोरूम का स्ट्रॉन्ग रूम तोड़कर 25 करोड़ रुपए के जेवर चोरी हो गए। क्या हाथ मारा है भाई, गजब का चोर है। कहाँ का मामला है ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली के जंगपुरा में भोगल स्थित, जंगपुरा में गया हूँ, भोगल भी गया हूँ। बस चलती है खूब, पहले मैं जब था तो रेड लाइन और ब्लू लाइन बसें चलती थी भोगल के लिए। तो जंगपुरा में भोगल स्थित ज्वेलरी शोरूम के स्ट्रांग रूम की दीवार तोड़कर चोरों ने 25 करोड़ रुपए कीमत के आभूषण, हीरे और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वाह भाई वाह। सोमवार को साप्ताहिक बंदी के बाद मंगलवार सुबह शोरूम पहुंचने पर वारदात का पता चला। लीजिए, चोरी हो गई, पता भी नहीं चला। पुलिस का मानना है कि वारदात रविवार की रात को हुई है। हालांकि सटीक समय और दिन की जानकारी नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि सोमवार की रात में हुई हो। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन चोरों का सुराग नहीं मिला है। मौके से हथौड़ा और सरिया मिला है। हथौड़ा और सरिया से दीवार कैसे तोड़ लिए? भोगल स्थित उमराव सिंह ज्वेलरी शोरूम है ये। इसके मालिक हैं संजीव जैन। उनका कहना है कि रविवार रात 8 बजे शोरूम को बंद किया था। सोमवार को जो है वीकली ऑफ यानी साप्ताहिक बंदी थी, और मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे शोरूम को खोला तो अंदर धूल भरी हुई थी। सीढ़ियों की तरफ से स्ट्रांग रूम की दीवार तोड़ी गई। स्ट्रांग रूम से करीब 25 करोड़ रुपए के मूल्य के आभूषण और करीब 8 लाख रुपए नकदी चोरी हुई है। चोर चौथी मंजिल की छत के रास्ते से वहां आए और वहां लगे लोहे के गेट को गैस कटर से काट दिया। शोरूम में दाखिल हुए, सीढ़ियों से लगी स्ट्रांग रूम की दीवार को ड्रिल हथौड़े से तोड़कर अंदर घुसने के लिए बड़ा छेद बनाया और छत के रास्ते से ही फरार भी हो गए। और सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले शोरूम में चोरों ने सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन काटा और कैमरों को तोड़ दिया। चोरों को पता था कि सीसीटीवी कैमरे शोरूम में कहाँ लगे हैं, उनका कनेक्शन कहाँ से है। पुलिस ने आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली है। एक जगह से मिली सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध नज़र आ रहे हैं और शोरूम के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो भैया 25 करोड़ का हाथ मार लिया। और अनजान चोर तो मारा नहीं होगा। अनजान चोर को तो पता नहीं होगा कि सीसीटीवी कैमरा लगा कहाँ है। लगा है तो मान लीजिए देख लेगा, पता चल जाएगा कि ये लग रहा है। कनेक्शन कहाँ है ये तो कोई अंदर का आदमी जानता होगा। बहरहाल ठीक ठाक माल उड़ा लिया चोरों ने। देखते हैं कि दिल्ली पुलिस, जो देश की सबसे स्मार्ट पुलिसों में से एक मानी जाती है, तो कब और कितने दिन तक जो है इसका खुलासा कर पाती है। और तब तक चोर जो हैं वो जितने भी हों, 2, 4, 5, 6, मज़ा तो लेंगे ही। 25 करोड़ पाए हैं तो कुछ न कुछ तो खर्चा करेंगे ही। चलिए देखते हैं। दूसरी खबर मेरे हाथ में ये है, जागरण, दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण ने एक खबर और छापी है और ये खबर है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। और प्रतापगढ़ के कुंडा के बाहुबली नेता, विधायक, जो भी कह लीजिए, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, एक डीएसपी हुआ करते थे, जियाउल हक, जिनकी 2 मार्च 2013 को हत्या हो गई थी जब वो कुंडा गए थे। गांव में कोई बलीपुर गांव था, वहाँ पर उनकी हत्या हुई। मुझे याद है, मैं उस वक्त आज तक में था, मैं कवरेज के लिए गया भी था। तो वहाँ एक प्रधान नन्हे यादव कोई था, उसकी हत्या हो गई थी। उसके बाद बवाल हो गया था, तो उसी में वो गए थे और उसके बाद जो है वो वहाँ पे जो है उनकी हत्या हो गई। बड़ा बवाल मचा, क्योंकि
12 में आपको पता ही है कि चुनाव का मौसम था उस समय, मार्च में। मेरे ख्याल से वोटिंग हो गई थी या वोटिंग चल रही थी, इसी दौरान हुआ था चुनाव में। उसके बाद ये मामला बड़ा तूल पकड़ा, फिर इसकी सीबीआई जांच हुई, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। उनकी पत्नी जो है वो फिर गई वहाँ कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि जारी रखी जाए जांच। फिर ये हाई कोर्ट गए लोग, सरकार गई होगी, वहाँ हाई कोर्ट ने बंद कर दिया केस को। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने कल ये आदेश पारित किया है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ जो खबर, मतलब जो जांच चल रही थी, वो जांच कंटिन्यू रहेगी। मैं थोड़ी सी खबर ये पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि अफसर जियाउल हक की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। और साल 2013 में प्रतापगढ़ के कुंडा में डीएसपी की हत्या हुई थी। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह की भूमिका की जांच सीबीआई करेगी। यानी माना यह जा रहा था कि इस हत्या में रघुराज प्रताप सिंह का हाथ है, हालांकि इसका कोई स्पष्ट सबूत नहीं है और रघुराज प्रताप सिंह ने भी इससे इनकार किया है। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा, मतलब इस आरोप को सही नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने रघुराज प्रताप सिंह और उनके सहायक के विरुद्ध सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की 2 मार्च 2013 की रात हथीगवां के बलीपुर गांव में हत्या कर दी गई थी। वह बलीपुर के प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद बवाल और आगजनी की सूचना पर वहां पहुंचे थे। आरोप है कि जियाउल हक वहां पहुंचे तो उन पर घातक हमला किया गया, उनको गोली मारी गई। शासन ने हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने रघुराज प्रताप सिंह और गुलशन यादव समेत उसके 4 सहयोगियों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। साल 2014 में ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दी। इस आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को जियाउल हक की पत्नी परवीन आज़ाद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इसी याचिका पर शीर्ष अदालत ने सीबीआई को जांच जारी रखने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बहाल कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतें जो है वो राजा भैया की बढ़ी जाएंगी। घरेलू मोर्चे पे भी दिक्कत चल रही है उनके साथ। आपको पता ही है कि उनकी पत्नी ने जो है वो तलाक का मुकदमा जाहिर किया था इन्होंने, तो उसमें जो है चल रहा है मामला तलाक का, इनका कोर्ट में, दिल्ली की कोर्ट में ही चल रहा है। और उसमें उनकी पत्नी ने इनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप भी लगाए हैं, अवैध संबंधों का, किसी पत्रकार से और उनकी बहन से भी तमाम तरह के आरोप इनके ऊपर लगाए हैं, राजा भैया के ऊपर। तो मुश्किल दिन है इनके लिए, देखना है कैसे झेलते हैं वो और क्या करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था उनके साथ एक बार पहले, जब वो पीक पर हुआ करते थे। खैर 2013-14 की बात है। तो उन्होंने जो है इसी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ लखनऊ में, जब हाई कोर्ट ने वो क्लोजर रिपोर्ट को वो किया था। किसी मामले में वो फंसे हुए थे तो बड़े खुश थे वो। तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं राजा भैया के ऊपर। इनके जहाँ इनका किला है या महल है या हवेली है, जो भी है, मैं तो नहीं गया हूँ वहाँ पे। तो वहाँ बेती है, बेती का तालाब है। एक ज़माने में जनसत्ता ने ये खबर छापी थी कि बेती के तालाब में इन्होंने मगरमच्छ पाल रखे थे और इनके खिलाफ जो गया वो गया सीधे मगरमच्छ के मुंह में। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, जो भी हो। तो ये सवाल भी पूछा गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2013-14 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राजा भैया ने की थी। तो इन्होंने इससे इनकार किया था कि आप चल के देख लीजिए बेती के तालाब में वो है, मगरमच्छ है कि नहीं है। तो चलिए, ये खबर थी, आपको मैंने बताई राजा भैया के बारे में। तो राजा भैया के बाद हम आते हैं कि
कनाडा पे तो थोड़ा सा कनाडा की खबर आपको हम बता देते हैं कि कल हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो संयुक्त राष्ट्र के उसमें अधिवेशन में थे और उन्होंने जो है कनाडा को साफ साफ कहा है कि भैया अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो हमारे पास ले आइए, तो हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आतंकवाद पर कार्रवाई करने की बात जो है अपने सहूलियत के हिसाब से मत कीजिए। तो जयशंकर साहब ने क्या कहा ये सुन लीजिए। भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया तय करने में राजनीतिक सहूलियत को आड़े नहीं आने देने का आह्वान किया। मौजूदा कूटनीतिक गतिरोध के बीच इसे इशारों में कनाडा पर हमला माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में दखल सहूलियत के हिसाब से नहीं हो सकती। अब भी कुछ देश ऐसे हैं जो एक तय एजेंडे पर काम करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। वे दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे राष्ट्र भी उनकी बात मान लें। तो इसमें तो थोड़ा सा कम निकला है। अमर उजाला ने इनका ठीक ठाक छापा है कुछ। ये देखिए अमर उजाला में छपा है एकदम बढ़िया से, फ्रंट पेज पे एकदम, ये कि वो दिन गए जब कुछ देश एजेंडा तय करें और बाकी उनका अनुसरण करें। हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को आतंकवाद, अतिवाद, हिंसा से निपटने के मामले में सुविधा की राजनीति को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। भौगोलिक अखंडता का सम्मान करें और किसी देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी का मामला चुनिंदा रूप से नहीं उठाया जा सकता। जयशंकर ने जोर दिया कुछ देशों की ओर से एजेंडा सेट करने और बाकी से उसका पालन करने की उम्मीद करने के दिन लद गए। उन्हें अब दूसरों की बातें भी सुननी होगी। तो जी हाँ, ये है। बहरहाल तनाव बना हुआ है अभी भी कनाडा और भारत के बीच। तो ये कहाँ किस मोड़ पे जाएगा, क्या कहानी सुनाएगा, ये तो बड़ा कहना मुश्किल है। तो खबर देखिए एशियाड से है। 41 साल के बाद हमारे घुड़सवारों ने गोल्ड मेडल दिलाया है एशियाड चैंपियनशिप में, एशियाड गेम्स में जो हो रहा है, एशियन गेम्स में। हैं, और टीम में शामिल होने के लिए इसमें खबर क्या है? खबर ये है कि एशियाड में की टीम में इनको शामिल नहीं किया जा रहा था और कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश के बाद इनको जो है टीम में रखा गया और उन लोगों ने गोल्ड मेडल जीत कर दिखा दिया और अपनी काबिलियत साबित कर दी। थोड़ा सा खबर अमर उजाला की है, ये एंगल और किसी अखबार ने नहीं लिया है, तो ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाउस होम सुदुप्ति हजेला, दिव्य कृति सिंह, विपुल हृदय छेड़ा और अनुष अगरवल्ला की चौकड़ी ने एशियाई खेलों में देश को 41 साल के बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक दिला दिया है। इस चौकड़ी ने मंगलवार को घुड़सवारी की ड्रेसेज स्पर्धा में ये कारनामा कर दिखाया। ड्रेसेज में भारतीय टीम ने पहली बार गोल्ड जीता है। ये वही टीम है जिसे एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद ही भारतीय घुड़सवारी महासंघ EFI इन घुड़सवारों को एशियाई खेलों के चौथे क्वालिफाइंग में खेलने की अनुमति देने के लिए राजी हुआ था। इसके बाद इन घुड़सवारों ने अदालत से मामला वापस ले लिया था और इस तरह से एशियाड में उनके खेलने का रास्ता साफ हुआ था। भारतीय घुड़सवारों ने 209.205% अंक लेकर चीन को उसी के घर में हराया। इसके पहले भारत ने ड्रेसेज में 1986 के सियोल एशियाड में कांस्य पदक जीता था। सियोल मतलब साउथ कोरिया।
और 1982 के दिल्ली एशियाड में भारत ने घुड़सवारी में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। कई दशकों के बाद हमारी घुड़सवारी ड्रेसेस टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। विपुल, अनुज, सुदीप्ति और दिव्य कीर्ति ने अद्वितीय कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश को सम्मान दिलाया है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको बधाई दी है, ट्वीट किया होगा। तो बहरहाल हमारी तरफ से भी आप बधाई, हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको, विपुल को, अनुज को, दिव्य कीर्ति को, सुदीप्ति को बहुत बहुत बधाई। और आपने जिस तरह से देश का नाम रोशन किया है। और घुड़सवारी के बाद जो है सेलर, पाल नौका होती है ना, पाल नौका दौड़ जिसमें वो लगा होता है, पतवार लगी होती है कपड़े वाली। तो 17 साल की भारतीय सेलर पाल नाविक नेहा ठाकुर ने नौकायन में रजत पदक जीत लिया है। और इबाद अली हमारे हैं, हमारे ही कंट्री के, इसी खेल में कांस्य पदक अपने नाम किया। भोपाल की नेहा ने डिंगी ILCA4 स्पर्धा में 32 अंक जुटाए हैं। तो ये है। और हॉकी की टीम ने हमारी जो है सिंगापुर को 16-1 से हराया है। तो हमारा प्रदर्शन ठीक ठाक चल रहा है, चलता रहना चाहिए। पदक तालिका में हम 5वें या 6वें स्थान पर हैं। तो खेल से आते हैं मनोरंजन पे। मनोरंजन जगत की एक खबर बड़ी अच्छी है और मेरी फेवरेट कलाकार के बारे में है। मैं आपको सुनाना चाहूँगा, आपसे साथ शेयर करना चाहूँगा। वहीदा रहमान, कांटों से खींच के ये आंचल। जी हाँ, आपको याद होगा ना गाइड का ये गाना। तो वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने का ऐलान किया है भारत सरकार ने। सिने जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीते ज़माने की अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया जाएगा। वहीदा रहमान की उम्र इस वक्त 85 साल की है, लेकिन देखने में बिल्कुल फिट लगती हैं अभी भी। वहीदा रहमान ने प्यासा, कागज़ के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीबी और गुलाम, गाइड, खामोशी, सफ़र भी है मेरे ख्याल से, लेके पहला प्यार, भर के आँखों में खुमार, वो फिल्म थी देवानंद की, उसी से शुरुआत की थी इन्होंने। जैसी फिल्मों में संवेदनशील अभिनय से अलग मुकाम हासिल किया। उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। 3 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित वहीदा को 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण मिला। वहीदा रहमान को साल 2021 के इस सम्मान की घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि वहीदा रहमान प्रतिभा, समर्पण और शालीनता की प्रतीक, हमारी सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई विरासत का अहम हिस्सा है। वहीदा रहमान का कभी आपने कोई वल्गर सीन नहीं देखा होगा किसी फिल्म में, शुरुआती दौर हो चाहे बाद का दौर हो, जब वो टॉप पे थी या बाद में भी, कभी भी उन्होंने कोई ऐसा रोल नहीं किया जिसको लेके उन पे उंगलियां उठाई जाएं या सवाल खड़े किए जाएं। और रहा सवाल उनके अभिनय का, तो उनके अभिनय का तो उनका दुश्मन भी मुरीद है। और इतना शानदार अभिनय सफ़र है उनका कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि इनकी जैसी अभिनेत्री फिर वापस कभी आएगी। बहुत ही सुंदर। रात को जब चांद निकले जल उठे मन मोरा, ये गाना जो है गाइड का, उसमें जो उन्होंने डांस किया है वो कमाल का है। और तारीफ़ देखिए कि अपने देवानंद साहब के 100वें जन्मदिन, कल उनका 100वां जन्मदिन था और उस पर ये घोषणा हुई। उनके 100वें जन्मदिन के मौके पर ये अवार्ड की घोषणा की गई। और लिखा भी है इसमें कि वहीदा को यह अवार्ड देने की घोषणा ऐसे दिन हुई जब सदाबहार अभिनेता देवानंद का 100वां जन्मदिन है। गाइड, प्रेम पुजारी जैसी फिल्मों में उनके साथ काम कर चुकी वहीदा ने कहा कि ये मेरे लिए दोहरी खुशी का मौका है। गाइड मतलब अमर फिल्म है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आप जो है फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए।
तो ये हैं खबरें कुछ। एक खबर मणिपुर से है, छोटी सी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। खबर ये है कि मणिपुर में 2 छात्रों के शवों की तस्वीरें आने के बाद सरकार ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि मामला सीबीआई को सौंप दिया है। दोनों छात्र जुलाई से लापता थे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैंने काफ़ी दिन के बाद डेड बॉडी मिली है। दोनों युवकों की मौत के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया, जिसमें 45 से अधिक छात्र घायल हो गए। और इनकी हत्या की जो जांच है उसको जो सीएम बीरेन सिंह ने है, उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है, इनकी जांच का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। इसके पहले जो 2 औरतों को निर्वस्त्र घुमाने का भीड़ के द्वारा जो वीडियो वायरल हुआ था, उसकी जांच भी सीबीआई कर रही है। राजा भैया के खिलाफ भी सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई क्या क्या करेगी, कोर्ट क्या क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है। आप क्या कर रहे हैं 4 महीने से, और आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो है वो आपके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जिनका जवाब नहीं मिल रहा है, विपक्ष भी पूछ रहा है। ऐसे नकारा निकम्मे मुख्यमंत्री को रखा ही क्यों है, जो अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है 3 महीने से। मई से शुरू हुआ था ना ये झगड़ा, लड़ाई 3 मई, पता नहीं, ठीक से याद नहीं है मुझे, या 3 अगस्त। 2-3 महीने तो हो ही गए। तो अगर नहीं संभल रहा है आपसे तो गद्दी छोड़ दो बाबू, क्यों चिपके हुए हो हैं? कोई दूसरा काबिल आदमी को बिठा दीजिए। मैंने पिछले वीडियो में एक बार कहा था, जब ये मामला चल रहा था, कि हेमंत बिश्वा शर्मा जो है वो असम वाले उन्हीं को दे दीजिए ना, वो संभाल देंगे सब, वो कॉम्पिटेंट आदमी है। इनसे नहीं संभल रहा है तो इनको चिपकाए रखने की क्या ज़रूरत है, ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरह, जिससे बदनामी हो सरकार की, पार्टी की, इमेज ख़राब हो। ऐसे आदमी को रखने का कोई मतलब नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता क्या मजबूरी है और क्या दिक्कत है। जो भी हो, चलिए ठीक है, वो तो बाद में जनता डिसाइड करेगी, वो बताएगी कि सही था या निर्णय या गलत था। हम आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो चलिए मणिपुर से आ जाते हैं सीधे अपने उत्तर प्रदेश अयोध्या में आ जाते हैं। कल जो है अयोध्या की जो कमेटी है, जो मंदिर निर्माण समिति है, तो नृपेंद्र मिश्रा जी जो पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उसके अध्यक्ष हैं, तो कल पत्रकारों को बुलाया होगा वहाँ पे उन्होंने, तो कल दिखाया है। और उनका कहना ये है कि अयोध्या में 22 जनवरी को होगी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। अभी तक लोग 24 जनवरी की बात कह रहे थे। कल एक साधु साहब का बयान आया था कि 15 से लेकर 24 तक जो है वहाँ धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कुछ होंगे, और उम्मीद की जा रही थी, पहले से जो डेट आई थी कि 24 जनवरी होगी, लेकिन अब ये नवभारत टाइम्स ने छापा है कल नृपेंद्र मिश्रा जी के बयान के हवाले से कि 22 जनवरी को जो है रामलला की मूर्ति की उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और कह रहे हैं कि 2 मूर्तियाँ होंगी। अभी तक तो मुझे पता था कि एक ही मूर्ति होगी, लेकिन 2 मूर्तियाँ होंगी। तो राम भक्तों के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को होगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंगलवार को ये जानकारी दी, कल अयोध्या में, कि दिल्ली में, अयोध्या में। उन्होंने बताया कि 20-24 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़े समारोह में शामिल होंगे। गर्भगृह में 2 मूर्तियां होंगी, एक चल और दूसरी अचल। आए चल मूर्ति यानी चलती रहेगी। एक श्री राम की बाल्यावस्था की और दूसरी रामलला की, मतलब एक बाल्यावस्था की मूर्ति तो वहाँ पहले से ही है जिसके दर्शन हम लोग करने जाते हैं, तो एक मूर्ति वो होगी मुझे लगता है जो पहले से है वहाँ पे, और दूसरी जो है वो रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। 51 इंच कितना हुआ, कै फीट? 12 इंच का 1 फीट, 12 36, 12 48, 4 फीट 3 इंच की ये मूर्ति होगी दूसरी वाली। और पहली वाली जो मूर्ति है वो तो बहुत छोटी है, मेरे ख्याल से 1.5 फीट की होगी मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर। तो नृपेंद्र मिश्रा जी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लगभग 10,000 अति विशिष्ट आमंत्रित सदस्य होंगे। इनमें मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े साधु संत, समाज के लोग और देश विदेश व मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के जाने माने लोग शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन लगभग
1.25 लाख दर्शनार्थियों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। एक सवाल के जवाब में मिश्रा ने अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिक असर होने की संभावना से इनकार नहीं किया। यानी लोकसभा चुनाव के पहले ये हो, और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा, खैर एक लाइन और ये पढ़ देता हूँ आपको, कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि मंदिर के भूतल का निर्माण 2 दिसंबर 2023 तक पूरा करने की योजना बनी थी और निश्चित रूप से ये तय समय में पूरी हो जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर की नई तस्वीरें जारी की है। इसमें ग्राउंड के साथ फर्स्ट फ्लोर के तेज़ी से हो रहे निर्माण को दिखाया गया है। मंडपों का निर्माण 50% के करीब हो गया है। गर्भगृह तैयार है, उसके फर्श का काम भी अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। तो भैया उसमें एक और चीज़ इसमें लिखा है, ज़रा टेक्निकली है राम मंदिर के बारे में, सुन लीजिए। नृपेंद्र मिश्रा जी ने बताया कि मंदिर में हर साल रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें श्री राम की मूर्ति पर पड़ेंगी। हर साल, तो रामनवमी तो हर साल अलग अलग तारीख पे होगा, तो हर बार जो है सूर्य की किरणें कैसे पड़ेंगी, ज़रा पढ़ते हैं इसको, कि दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें श्री राम लला की मूर्ति पर पड़ेंगी। इसके लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की उत्तराखंड में है और पुणे के एस्ट्रोनॉमिकल संस्थान ने, दोनों ने मिलकर कंप्यूटर से एक प्रोग्राम बनाया है, कार्यक्रम बनाया है। इसमें एक छोटा सा उपकरण है, यह मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा और किरणें इसी के माध्यम से आएंगी और फिर परावर्तित होकर भगवान के ललाट पर पहुंचेंगी और ये दृश्य आपको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई देगा। तो कोई वो लगाएंगे, उपकरण लगाएंगे, वो मंदिर के शिखर पे रहेगा और रामनवमी के दिन जो है ठीक 12 बजे लिख रहे हैं ये, दोपहर 12 बजे। तो दोपहर का 12 जैसे ही बजेगा तो सूर्य की जो किरणें उस जो उपकरण पे जो पड़ेंगी, इंस्ट्रूमेंट पे, तो वो जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा भगवान जी के चेहरे पे, राम जी के चेहरे पे, और ये जो है 2-4-5 सेकंड के लिए होगा। तो ये निश्चित रूप से एक आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र होगा। रामनवमी के दिन हज़ारों लोग चाहेंगे कि हम वो दृश्य देखें जब रामलला के मुख पर जो है वो सूर्य की किरणें 2-4 सेकंड के लिए झिलमिलाएंगी। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। तो यही है, बाकी बहुत सारी खबरें हैं। अब कितनी खबरें आपको हम बताएं, क्या करें, बस बहाना है आपसे मिलने का, जुलने का, बैठने का, बात करने का और आपसे संपर्क बनाए रखने का। बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो आप ध्यान नहीं देते हैं, नहीं देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर कर लेना चाहिए। आपको बता देता हूँ, बहुत लोग अखबार भी ज़्यादा नहीं लेते होंगे, एक ही अखबार लेते होंगे। मैं 4-5 अखबार लेता हूँ, अभी 4-5 अखबार लेता हूँ। बिटिया कल कह रही थी कि पापा एक हिंदू अखबार भी ले लो। उसकी अंग्रेज़ी जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से, भगवान जाने अच्छी होती है ख़राब होती है, वो कह रही थी। तो एक हिंदू अखबार भी लेना पड़ेगा। अभी तक अंग्रेज़ी का मैं एक ही अखबार लेता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन बिटिया कह रही है कि उसको तैयारी करनी है वो एनडीए की, तो उसके कोचिंग में जहाँ जाती है वहाँ कोचिंग वालों ने बताया कि आप जो है हिंदू अखबार पढ़िए जनरल नॉलेज के लिए। तो निश्चित रूप से जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए, एक हिंदी का और एक अंग्रेज़ी का। अंग्रेज़ी का कोई भी अखबार आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदी का भी कोई भी अखबार आप ले लीजिए। तो नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, और 2-4-5 मिनट 10 मिनट अगर समय मिल जाए तो समाचार अगर आप रेडियो पे सुने तो ज़्यादा अच्छा है। रेडियो पे समाचार ज़्यादा अच्छा आते हैं। आजकल तो टीवी पर, पहले हम लोग टीवी पे भी सुनते थे, लेकिन अब तो टीवी पे एक तरह से वन साइडेड समाचार आते हैं, एक पक्षीय समाचार दिखाते हैं, तो बहुत सारी जानकारी आपको टीवी के समाचारों से नहीं मिल पाएगी। तो बेहतर है कि आप अखबार पढ़ें। अखबार में हर प्रकार की खबरें होती हैं, और प्रिंट का अपना महत्व है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। और साथ ही साथ आप जो है वो रेडियो से समाचार सुन लीजिए। आप हिंदी में ऑल इंडिया रेडियो सुन लीजिए समाचार, एकाक अगर समय मिल जाता है आपको तो बीबीसी रेडियो से समाचार सुन लीजिए। तो वो है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, समय भी हो चला है लगभग। तो आपका प्यार बना रहे, प्रेम बनल रहे राउर,
और इसी तरह से अपना भरोसा और अपना स्नेह बनाए रखिए हमारे ऊपर, आशीर्वाद देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, जुड़ते जाइए ढेर से ढेर संख्या में। कभी भी आपको हम गलत खबरें नहीं दिखाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। और आपके प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। नमस्ते।